Hello everyone. So this is our third lecture of physics and of class 10 जो अध्याय नंबर 12 है और इसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अभी तक हमने लगभग 9-10 की सभी चीज़ों को देख लिया है और ये दो चैप्टर के बाद 9-10 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएंगी और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द वन डे एग्जामिनेशन स्पेशली लाइक बीपीएससी टीचर्स एंड मेनी मोर एग्जाम यूपीपीसीएस एसएससी वगैरह वगैरह। ओके, मैं इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, डोंट वरी। ओके चलो ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे चीज़ दिया हुआ कि विद्युत धारा और परिपथ। ओके, यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, जैसे किसी धातु का तार में से, तब हम कहते हैं कि चालक में क्या दौड़ रहा है, विद्युत धारा दौड़ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर रही है। ओके, और विद्युत परिपथ, तो यहाँ पे परिपथ दिया है मतलब कि जो विद्युत को पास करने के लिए एक पुल का काम करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। जैसे स्विच। ओके, स्विच क्या करता है, विद्युत परिपथ का काम करता है। विद्युत आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, मतलब जो आवेश इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। धारा मतलब बहाव। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की रचना कौन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। ओके, विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होगा कि धनावेश की प्रवाह की दिशा को हम किसके दिशा के अनुरूप मानते हैं, तो विद्युत धारा के। मतलब जितना विद्युत धारा प्रवाह होगा वही धनावेश, मतलब जो आवेश होगा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वही माना जाएगा। ठीक है, परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिवेश में, परिपथ में अगर इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश यानी निगेटिव है, तो उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। मतलब अगर किसी परिपाटी में हम ना इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि निगेटिव होता है, और पॉजिट्रॉन यानी धनावेश पॉजिटिव होता है, तो अगर इसको हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, दिशा के विपरीत। विपरीत याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा होगी। ठीक है, और इसमें धनावेश में क्या होगा, जो दिशा में होगा। ठीक है, इसमें विपरीत नहीं होगा, जो दिशा में होगा, यानी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मतलब अगेंस्ट। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और विद्युत जो कितने के बराबर होता है, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 C। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और किसके नाम पे रखा गया, तो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा गया था। एक एम्पियर बराबर कितना होता है, तो एक कूलम आवेश सेकेंड के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सब बीपीएससी में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला है कि तार के भीतर आवेशों का प्रवाह किस प्रकार से होता है। अगर हम किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति से अगर भिन्न होती है, ठीक है, तब उसमें एक निश्चित औसत जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपवाह चाल से वह गति कर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल में होती, मतलब विद्युत धारा जितने तेजी से प्रवाहित करेगा उसी अकॉर्डिंग
लाइट का भी प्रवाह होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाईलाइट किया हुआ मतलब आपके समझने के लिए किया हुआ है। विद्युत विभव और विभवांतर। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदेश वैद्युत दाब में कोई अंतर हो, जिसे विभवांतर कहते हैं। मतलब सिंपल से यहाँ पे क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, विभवांतर की, बस इतना ही याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कैसे मापेंगे, तो किया गया कार्य और बटे आवेश जितना निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम विभवांतर को मानेंगे। ठीक है, विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है और ये अल्सांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बीपीएससी में कई बार ये पूछ चुका है। ठीक है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये ए और बी के बीच में विद्युत ट्रांसफर हो रहा है, तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। मतलब अगर हम ए से बी के बीच में, ठीक है, विद्युत को प्रवाह करेंगे यानी उसके चाल में गति करेंगे, तो इसके बीच में, ठीक है, जितना एक कूलम आवेश लगेगा उतना ही 1 जूल कार्य करेगा। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट का होता है। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछेगा कि बताइए अगर विद्युत धारावाही चालक में विद्युत विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ला जाने में अगर 1 कूलम आवेश है तो कितना जूल होगा, 1 जूल। 5 कूलम आवेश है तो कितना जूल होगा, 5 जूल। ठीक है, यानी इक्वल होगा। विभवांतर जिससे हम मापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है, वोल्ट मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वोल्ट मीटर सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते जिनके विभेद में विभवांतर मापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन ये इतना है बस। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक सेल, यानी कि सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक बैटरी या एक प्लग कुंजी, ठीक है, या फिर कोई भी वैद्युत अयव कैसे काम करता है, तो संयोजी तारों से मिलकर बनता है। मतलब बैटरी में भी देखो तो एक से अधिक तारों का निर्माण रहता है और वो संयोजकता रूप से यानी संयोजन बनाकर कार्य करते हैं। अगला है ओम का नियम। तो ये क्या कहता है, पहली बात, ओम का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो जर्मन भौतिकवादी जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। यहाँ पे है कि अगर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, ओके, अगर विभवांतर प्रवाहित होती है तो उसके विद्युत धारा के समानुपाती जो तार रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। ठीक है, ठीक, ऐसे समझो जैसे ये विद्युत का तार है, ठीक है ना, और इसके दो सिरा के बीच में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसका तार का ताप अगर समान स्थिति में रह रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ओम का नियम है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम ही होगा। ऐसे समझो जैसे कोई चालक है और उसके दो सिराएं ए और बी, ठीक है, और इसके बीच में विभवांतर लग रहा है 1 भी, ठीक है, तो इसका विद्युत धारा भी कितना होगा, 1 एम्पियर, और इसका चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, तो 1 ओम। ठीक है, मतलब ये तीनों क्या होगा, इक्वल ही होगा अगर दो सिरों के बीच में
विभवांतर का जितना मान रहेगा। अगर यहाँ पे विभवांतर का मान 10 रहता तो एम्पियर भी 10 होता और ओम भी 10 होता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर प्रतिरोध दुगुना लगाना जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। मतलब देख लो, अगर किसी प्रतिरोध से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही ना, तो इसमें अगर हम जितना प्रतिरोध लगाएंगे ना उतना ही विद्युत धारा इसकी 50% हो जाएगी। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट लाइन नहीं था। एक और इम्पोर्टेंट, विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न होती है। जैसे पंखा चलाने के लिए ज़्यादा वोल्ट चाहिए, उससे भी ज़्यादा वोल्ट एसी चलाने के लिए चाहिए, है ना, इन्वर्टर चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद करना चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अच्छा चालक होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा चालक अच्छा चालक के रूप में होता है, तो जिसका प्रतिरोधकता कम होती है, मतलब जो प्रतिरोध कम करता है और काम से काम रखता है। ठीक है, अब है कि वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है, मतलब पर्याप्त मतलब अपने हिसाब से प्रतिरोध, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। और जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं, हीन चालक, मतलब वो अपना नुकसान करने वाला चालक है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है, मतलब अगर वो भी 50 किलो का ऐसे मान लो ना और वो भी 50 किलो का, दोनों क्या लगा, खूब कस कस के लगाएगा। जब तार की लंबाई दोगुनी करते हैं तो ए मीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर वही परिपथ में समान पदार्थ और समान लंबाई का मोटा तार जोड़ते हैं तो ए मीटर का पाठ्यांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति और परिशुद्ध माप को दर्शाता है, जो एक समान चालक की उसके प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कैसे पूछा है कि बताइए निम्न में से किसी चालक का प्रतिरोध किस किस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो चालक की लंबाई में, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। इसी तरीके से तीनों पॉइंट याद रखना है। धातुओं का प्रतिरोधकता कितना होता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर। और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 10⁻⁻6 ओम मीटर। और इसे हम विद्युत का अच्छा चालक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा कि धातु का प्रतिरोधकता का मान कितना होता है, ऐसे पूछेगा कि निम्न में से विद्युत के अच्छी चालक कौन है, इस तरीके से। रबर में कितना होता है प्रतिरोधकता, तो 10⁻12 से लेकर 10⁻17 नैनोमीटर रबर और कांच में। मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता, मतलब अगर मिश्र है, अगर हम सोना तांबा एक साथ मिला तो दोनों का प्रतिरोधकता अलग अलग है, तो इसलिए उसमें दहन भी प्रक्रिया क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, कोई फास्ट होगा कोई स्लो होगा, यानी अलग होगा। इसलिए मिश्र धातु का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत इस्त्री, है ना, टोस्टर में करते हैं। ये दो एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम में दे देगा पहला कि मिश्र धातु का अपचयन क्यों नहीं होता, दूसरा दे देगा कि मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला है विद्युत बल्ब। इसके तंतुओं के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्टन का। और कॉपर तथा अल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाली तारों के निर्माण में, मतलब जो तार से हम विद्युत संचरण करते हैं यानी लाइन लगाते हैं उसके निर्माण में कॉपर और अल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। अब देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रतिरोधकता है।
किसकी कितनी प्रतिरोधकता है। इसमें देखो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट सब नहीं। जैसे सिल्वर का एक याद रखना जरूरी है, टंगस्टन का याद रखना जरूरी है, उसके बाद इसका, ठीक है। उसके अलावा कांच का, डायमंड का, कागज का, ये हुआ। आ, और दो कॉपर और एल्युमिनियम का भी, ये मतलब ऊपर से ये चारों, ठीक। उसके बाद एक ये 5 गो हुआ, एक 6 कांच और एक 7 डायमंड। इसकी प्रतिरोधकता आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकों के निकाय के लिए हम किस प्रकार से प्रतिरोध का यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। जिसमें 3 प्रतिरोधक एक साथ बिंदु X तथा Y के बीच संयोजित होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पारस्परिक क्रम संयोजन कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब जितने भी प्रतिरोध वाले चीज़ है उन सब में क्या होता है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। उसमें एग्जाम में दे देगा उच्च होता है, निम्न होता है, तो आप क्या करना है, समान होता है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, पारस्परिक क्रम से संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये लाइनें आपको याद रखना होगा, इसे इतना भारी वर्ड है यार, हिंदी में क्या बताऊं। अगला है कि किसी श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है, मतलब एक ऐसे श्रेणीबद्ध मतलब एक क्रम से चल रहा है, उस परिपथ में एक अवयव अगर कार्य करना बंद कर दे तो कोई भी अवयव कार्य नहीं करेगा। मतलब मान लो एक ऐसे बना हुआ, देखते नहीं हो घरों में लगा रहता है, तो अगर इसमें ये अवयव जुड़ा हुआ है, इसमें से कोई भी एक अवयव काम करना बढ़ जाएगा तो बाकी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है। अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के ही स्रोत है। अब है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, तो जब विद्युत धारा में कोई रेगुलर चीजें होती है ना, तो उससे जो उसका टेम्परेचर यानी ताप उसका बढ़ जाता है। जैसे अगर हम किसी विद्युत पंखा को निरंतर चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, उसका जब आप सेल को छुओगे तो देखो वो हीट रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा तापीय प्रभाव। उसके अलावा और क्या है, जैसे विद्युत हीटर, इसको भी हम ज़्यादा देर चलाएंगे तो गर्म हो जाता है, इस्त्री गर्म हो जाता है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट यह है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत इस्त्री में, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर आदि में करते हैं। उसके अलावा प्रकाश उत्पन्न करने में भी हम करते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए हमें टंगस्टन का उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। विद्युत रोधी टेप का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। मतलब अगर हम तंतु जो कर रहे हैं उसको हम ताप विलगित कैसे बना पाएंगे, तो विद्युत रोधी टेप मतलब
जैसे इन्वर्टर बोल रहा हूँ सॉरी, स्टेबलाइजर वगैरह लगा के कर सकते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी रहती है, ठीक है, उसी से उसकी आयु में वृद्धि होती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि बताइए बल्बों में कौन सा रासायनिक गैस भरे रहते हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अलावा भी जूल तापन का हम कहाँ उपयोग करते हैं, तो फ्यूज में भी करते हैं, ठीक है। और फ्यूज का गलनांक क्या होता है, तो उचित गलनांक होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन लेड का उपयोग हम फ्यूज के तार में करते हैं, ठीक है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत-रोधी पदार्थ के कॉर्टिज में रखे जाते हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो शक्ति मतलब क्या होता है, पावर, मतलब पावर आना, यानी उसके क्षमता में वृद्धि होना। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट है। अगर हम 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचलित किया जाता है, मतलब 1 विद्युत धारा इक्वल टू 1 विभवांतर, ठीक है। शक्ति का छोटा मात्रक क्या है, वाट है, और बड़ा मात्रक क्या है, किलोवाट है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, वाट घंटा। 1 वाट शक्ति का प्रयोग 1 घंटे तक होता है, तो उपभोक्त ऊर्जा का 1 वाट घंटा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हम विद्युत ऊर्जा का भुगतान विद्युत कंपनी को किस लिए करते हैं, तो हम जो विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा या इंजन आदि चलाते हैं उसके लिए करते हैं, ये तो सबको पता ही है यार। तो ये हमारा था और ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आप बनाइए, बस काफ़ी है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है, उसके बाद हमारा 9th 10th खत्म हो जाएगा। आई होप यू गाइज लव इट। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि देखो टाइम की बर्बादी ना हो, है ना, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन। सो ये आप कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।